हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्लास 10 तो बिहार बोर्ड स्पेशल है, बिहार स्पेशल, बिहार बोर्ड। आप क्लास 10 की बात हो रही है यहाँ पे। क्लास 10 का हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी मैंने भूगोल। भूगोल में अपना लेक्चर कौन सा है? तो थर्ड लेक्चर है अपना। थर्ड लेक्चर नहीं, थर्ड चैप्टर है। और इसका चैप्टर का क्या नाम है? तो बोलेगा उद्योग निर्माण, निर्माण उद्योग। ये क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। ये उद्योग निर्माण क्यों नाम पड़ गया? तो जिस तरीके से हम लोग पहले बहुत सारे चैप्टर पढ़े, कृषि पढ़े और संसाधन पढ़े ना जी, 2 चैप्टर। वो पहला चैप्टर कितना बड़ा था? वो बहुत बड़ा था वो। फिर उसके बाद हम लोग कृषि पढ़े, कैसे किसान किसानी करता है, किसान कितने तरीका का होता है, कैसे अपना जीवन गुजारा करता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े थे? मुद्रा पढ़ते हैं। कैसे हम लोग जीवन यापन करेंगे, कैसे मुद्रा का वैल्यू पड़ेगा, कैसे मुद्रा हम लोग ज्यादा छाप नहीं सकते हैं, ये ना पढ़े हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? निर्माण उद्योग। निर्माण मैंने कुछ चीज का बनाना होता है, ठीक है। उद्योग मैंने क्या होता है? कंपनियां होता है। तो कंपनी में जो बनाया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उद्योग निर्माण का बोलेंगे, निर्माण बोलेंगे। समझ में आ रहा क्या? टोटली चीज यहाँ पे क्या हो रहा है? बन रहा है, टोटल चीज बन रहा है। यानी कि कोई भी क्या बोलते हैं, कच्चा माल आएगा और इसे मैन्युफैक्चर करेगा और फिर बना के दे देगा सबको। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्माण उद्योग बोलेंगे। कंप्लीट आता है सबको? समझ में आ रहा क्या? चलिए शुरू करते हैं अपना। क्या निर्माण उद्योग होता क्या है? एक बार और फिर सुन लिए। निर्माण का मतलब होता है, निर्माण मैंने कुछ चीज को बनाना। उद्योग मैंने क्या होता है? कंपनियां। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? इस कंडीशन में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक नीचे बैठ जाए बाबू। तू लोग इतना लेट कैसे आती है जी? नीचे बैठ जाना मैंने, तुम दोनों नीचे बैठ जाइए। यहाँ बैठ जाओ। हाँ तो वहीं बैठती है। आ जाओ, कट कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो आ जाते परछाई में कट कर देंगे। चलिए देखिए सामने। चलिए सामने जगह दोबारा से पढ़ा दे। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे? उद्योग निर्माण। उद्योग मैंने कोई भी चीज का कंपनियां बोल सकते हैं, ठीक है। और निर्माण में किसी चीज का निर्माण करना। तो ज्यादातर निर्माण कहाँ होता है? तो कंपनियों के अंदर होता है, पता है ना? कंपनी के अंदर जी। ऐसे तो नहीं घरों में बना लेंगे। घरों में आप छोटा मोटा चीज बना सकते हैं। क्या आप चीनी बना सकते हैं घरों के अंदर? क्या आप कपड़ा बना सकते हैं जो मार्केट में बिकता है? क्या शर्ट बना सकते हैं? क्या आप स्वेटर भले बना सकते हैं, वो भी साफ मालूम चलेगा कि हाथ से बनाया स्वेटर है। क्या ऐसा तो नहीं लगेगा कि तुमको तुम कंपनी वाला स्वेटर बना हुआ है? नहीं लगने वाला जी। ये सारा कंपनी, सारा निर्माण किससे होगा? तो उद्योगों में होगा। कंप्लीट याद है सबको? चलिए आप शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। क्या है यहाँ पे? देखिएगा, जो आपको समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से। अगर कोई डाउट हो, आप नोट्स नहीं क्लियर कीजिए। मैं आपको किताब दिखा दूं। किताब लाया क्या? ये कवर मतलब कवर नहीं लगा हो। हाँ, भूगोल जैसे देखिए लाना बोला। देखिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इसे नोट करूँ तो नोट ना करें। एक बुक आता है बिहार बोर्ड, देख लीजिए आप। क्लास 10 का है तुम्हारे। क्या है यहाँ पे? ज्योग्राफी है, यानी संसाधन है, यानी भूगोल। आप इसे खरीद लीजिए, 50 रुपए का आएगा शायद, 50 से 60 रुपए का। और उसके बाद ही पढ़िए। कोई जरूरत नहीं नोट्स करने का, आराम से पढ़ सकते हैं। आराम से बस रिपीट करिए वीडियो देख के, बस इतना बहुत है। इतना तो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि नोट्स करूँ इतना इतना, कोई जरूरत नहीं है। मैं भी किताब से पढ़ा रहा हूँ, कोई अपना नोट्स नहीं है। नोट्स होगा भी तो क्या होगा? ज्यादा तो ना कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, वही रहेगा सेम टू सेम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? वर्तमान समय में, यानी उद्योग बता रहा हूँ, उद्योग कंपनी बता रहे हैं। वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्न का सूचक है। ये विनिर्माण क्या होता है जी? सोचिए थोड़ा सा के लिए। विनिर्माण का मतलब होता है दोबारा से बनाना। समझ में ना? दोबारा क्या होता है? कैसे बनाना। तो वर्तमान समय में जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास, किसी भी राष्ट्र मैंने देश, किसी भी देश के लिए विकास के लिए और समानता यानी कुशलता का सूचनांक है। सूचनांक बोलते नापने का एक विधि है। कंप्लीट है तक? चलिए आगे देखिएगा। कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना निर्माण उद्योग कहलाता है। सुनिए क्या बोला इसने? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे विनिर्माण कहलाता है। देखिए सुनिएगा, कच्चे मालों द्वारा, जो कच्चा माल आता है उसे क्या बोलते हैं? हमारे जीवन जो उपयोगी होता है, क्या बोला? जीवन उपयोगी। जीवनोपयोगी मतलब उपयोगी बोला जा रहा है। शॉर्ट एक ही चीज में लिख दिया है, जीवनोपयोगी। यानी जीवन उपयोगी होता है ना, एक तरह से प्रयोगी। जीवन जो प्रयोग हो रहा है वस्तु है, वो हम लोग क्या तैयार करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विनिर्माण उद्योग कहलाता है।
कंप्लीट ध्यान था सबको। देखना जैसे कपास से, पता है आप लोग को कपास से क्या कपड़ा बनता है, पता है ना। गन्ने से क्या बनता है, चीनी बनता है। लोहा से क्या बनता है, लोहा एस्क से लोहा एवं इस्पात बनता है। लोहा एस्क जैसे लोहा एस्क होता है उससे क्या बनेगा, लोहा बन जाएगा। और क्या बनेगा, इस्पात। इस्पात में स्टील होता है, ठीक है। अब ऑक्साइड से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। आदि वस्तुएं बहुत सारे क्या होता है, निर्माण होता है। हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना चलता आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या क्या बताना चाह रहा हूँ मुझे। आया इसका विकास घरेलू उद्योग से शुरू होकर बृहत आकार में 19वीं शताब्दी के मध्य आरंभ हुआ था। ये कहाँ से शुरू हुआ था, वो घरों से। और कब तक चले, 19वीं शताब्दी तक के मध्य आते आते, मध्य मैंने बीच में आते आते बहुत बड़ा रूप ले लिया। हर कोई बना रहा है, हर कोई समझा रहा है, हर कोई यही कर रहा है, बेच रहा है। समझ में आ रहा है क्या। फिर देखिए क्या बोल रहा है, आज असंख्यक बड़े निर्माण, देखो असंख्यक असंख्यक बड़े निर्माण उद्योग पूरे देश में स्थापित किए गए। असंख्यक क्या होता है जी, असंख्यक, असंख्यक मैंने कोई गिन नहीं सकते इसको, कितने कंपनियां आ चुके हैं जी, समझे ना। किसके लिए, मतलब कहाँ, तो मतलब पूरे देश में स्थापित किए गए हैं। तो बड़े निर्माण के लिए, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, उसके निर्माण के लिए कंपनियां में बनाया गया है, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, मुख्य रूप से लोहा इस्पात, मुख्य रूप से क्या बोलेंगे, लोहा इस्पात उद्योग, मतलब लोहा वाला बनाने वाला कंपनियां। फिर वस्त्र उद्योग, जो कपड़ा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चीनी उद्योग, जो चीनी बनाते हैं। और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उद्योग सम्मिलित किया गया है। ये सारा है ना जो कंडीशन हमारे देश को नापता है। किसी देश के अंदर बहुत सारे सब सुविधा अवेलेबल है, तो एक तरह सही है। समझ में आ गया, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास, ठीक है क्या, भारत के अंदर ही बात हो रहा है, तो ऊपर कर लेता हूँ। देखिए भारत में आधुनिक औद्योगिक, आधुनिक है ना, तो आधुनिक औद्योगिक का विकास प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़ों की मिल से स्थापना 1856 में हुआ था। हाँ 54 में हुआ था। देखिएगा इसने क्या बोला, आधुनिक आधुनिक विकास का जो कंपनियां है ना, कब शुरू हुई, तो मुंबई में शुरू हुई। सॉरी कहाँ शुरू हुई, तो मुंबई में शुरू हुई। कब शुरू हुई, तो आप बोलेगा 1854 में। स्थापना सबसे पहले ही किया गया था सूती मिल का, कपड़ा, ठीक है। वहाँ सब कुछ होता है। आगे देखिएगा, रणदीप तुम्हारे पास सारा किताब है क्या, नहीं है, आज खरीद लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जूट का पहला, देखो जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था, सन 1855 में। कहाँ बोला, कोलकाता में। जब सूती वस्त्र बोला तो बोले मुंबई में, और जूट का पहला कारखाना कहाँ बोलेगा, कोलकाता में। कोलकाता के निकट सिरास नामक स्थान पर लगाया गया था। लेकिन भारत में उद्योग का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा बहुत पहले 1855 में हो गया था, लेकिन विकास नहीं हुआ। अब विकास नहीं होता लगातार, यानी योजनाबद्ध मतलब लगातार विकास से स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र में आजादी हो गई ना 1947 में, भारत की आजादी होने के बाद लगातार और इसमें विकास हुआ। कंप्लीट यहाँ तक सबको। और लगते नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या बोला, किसी उद्योग को, उद्योग में कंपनियां, किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। बहुत सारे ऐसा कंडीशन होता है जो उससे मतलब बनाने में काम आता है। ऐसे तो तुरंत बन जाए क्या, नहीं, कुछ काम होता है उसमें बहुत सारा। इन कारकों को दो वर्गों में भौतिक तथा मानवीय कारकों में रखा जाता है। पहला भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। इसमें रखा जाता है कच्चा माल, शक्ति के साधन। कच्चा माल क्या है, कच्चा माल, शक्ति के साधन व जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु भौतिक कारक है। सुनिए क्या बोला इसमें, कच्चा माल, कहाँ से कच्चा माल आ रहा है, शक्ति माने वो पावर की बात हो रहा है, बिजली, पता है, ठीक है। और जल में जरूरत होता है ना कंपनी बनाने में, तो जल, सुलभता माने आसानी से, अनुकूलन जलवायु, मौसम की तो जरूरत है। मैं मान लीजिए बिल्डिंग बना रहा हूँ भाई, बारिश डेली हो रहा है, तो भाई टिक जाएगा, मौसम को होना, जलवायु है। अब सबको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक कारक बोलते हैं। कंप्लीट याद है सबको। आगे देखिएगा, जबकि श्रमिक बाजार, श्रमिक माने जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, मेहनत कुछ बाजार में बेचने जाते हैं कुछ भी, तो जबकि श्रमिक बाजार, परिवहन माने गाड़ी, मतलब गाड़ी हो गया, यातायात हो गया, ठीक है। अब पूंजी माने पैसा, तो पूंजी हुआ, बैंक सुविधा तो नहीं, अगर मान ली पूंजी कम है, पूंजी देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। पूंजी, बैंक सुविधा तथा सरकारी नीतियां, सरकारी का कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसका मानवीय कारक कहलाते हैं। इस सारा कंडीशन मिलके कुछ उद्योग का निर्माण करते हैं। कैसे कर लीजिएगा आप लोग, नहीं कर सकते हैं। उसके मालिक कुछ कंपनियां को बनाना चाहते हैं आप लोग, चाहे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप सोचेंगे ना जी मैं कहाँ पे बिजनेस करूँ तो ज्यादा बेटर होगा। अगर मुझे दवाई का दुकान खोलना है तो मैं कहाँ खोलूँ, तो आप बोले जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे खोलने में ज्यादा चलेगा। समझ में आ रहा क्या, ये ना होता है जी। चाहे मान लीजिए मुझे पानी पूरी का दुकान खोलना है, मैं कहाँ खोलूँ,
तो वहाँ खोले जहाँ पे पानी पूरी मैंने गुपचुप, ठीक है, वहाँ खोले जहाँ पे मतलब होटल ज्यादा हो, मतलब होटल की कपड़े का दुकान ज्यादा हो, क्योंकि वहां से निकलने के बाद तो थकावट से रहता है, तो चला खा लेते, इतना में इतना क्या जा रहा है। तो कुछ कोऑर्डिनेशन होता है दुकानों का, समझ में ना, तब जाके चलता है। अब देखिए चप्पल जूता का दुकान कहाँ पे होना चाहिए, तो कपड़े की दुकान के बगल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई वहां से लेगा तो फिर वो जूता चप्पल ही लेगा। और उसके बाद टेलर का मशीन भी होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी कपड़ा खरीदता है तो फिटिंग करवाता ही करवाता है, करवाता है ना जी। कोई कोई बहुत सारे ऐसे मतलब मॉल वगैरह चाहे दुकान वगैरह होता है जहाँ फैसिलिटी देता है कि मेरे यहाँ से कपड़ा खरीदिए और फिर फ्री में फिटिंग करवाइए, होता कि नहीं होता। तो इस सारा का सारा बिजनेस पे डिपेंड कर रहा है। तो दो भाग में बांटा गया, समझ में आ गया, एक भौतिक दूसरा मानवीय। कंप्लीट आता है सबको, आगे देखते हैं। देखिए उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है, मतलब कंपनी के बहुत सारे आधारों पर हम लोग बांट सकते हैं इसको, कौन सी कंपनी क्या काम कर सकता है, कौन सी कंपनी क्या नहीं कर सकता है, वो सारा ही यहाँ पे कर रहा है। पहला पॉइंट क्या रहा है, श्रम के आधार पर। श्रम बने हम लोग काम करते हैं, श्रम बने होता है मेहनत, मजदूर लोग हम लोग करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, श्रम बोलेंगे। यानी हमारे द्वारा जो मेहनत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, श्रम बोलते हैं। समझ में आया अच्छी। तो श्रम के आधार पर इसे भागों में बांटा गया है, 4 भागों में साथ बांटा गया। देखिएगा पहले बड़े उद्योग का पैमाना, देखो क्या बोला, बड़े पैमानों का उद्योग, ये हम लोग ही ना कर रहे एक तरह से, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल में कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल, समझ में आया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला, देखिएगा दूसरा क्या बोला, मध्य पैमाने का उद्योग। हम काम तो कर रहे लेकिन कैसा, तो मध्य लेवल का, मध्य माने बीच लेवल का, ज्यादा हाई ज्यादा लो नहीं। फिर क्या होता है, छोटे पैमाने का उद्योग। पैमाने समझ में आ रहा है क्या, पैमाने माने छोटा लेवल पर, ठीक है भाई, पूंजी नहीं रहेगा तो छोटे लेवल पे ना करेंगे, थोड़ा और पूंजी लेवल तो मध्य लेवल पे आ जाएंगे, थोड़ा और पूंजी रहेगा तो हाई लेवल पे आ जाएंगे, कि नहीं आ जाएंगे। बिजनेस करने का यही तरीका होता है सही, छोटे पैमाने पे हो गया। और देखिए बस 2-3 ही होगा। अब देखिए दूसरा हो गया कच्चे माल के आधार पे, पहले वो पढ़ते फिर ये पढ़ेंगे, समझ में आ रहा क्या। कच्चे माल के आधार पे भी क्या बोलते, कच्चे माल के आधार पे बांटा गया, कोई भारी होगा कोई हल्का होगा, समझ में आ रहा जितना। सबसे पहले हम वो वाला पढ़ेंगे, पहला पॉइंट, चलिए देख लीजिए। अगर इसको समझ नहीं आए तो बोल दीजिए कि समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, ठीक है। तो दोबारा से आप रिपीट करिएगा, आपको मैंने मतलब दिखाई भी नहीं दे तो आप कैलकुलेटर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब श्रम के आधार पर इसे भागों में बांटेगा। पहला, बड़े पैमाने का उद्योग क्या होता है, तो बड़े मतलब बहुत बड़ा पैमाना, मतलब मापना, उद्योग माने कंपनियां। देखिएगा जब उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिक माने नौकर, ठीक है, और पूंजी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग हो तथा अधिक उत्पादन हो तो उन्हें हम क्या बोले, बड़े पैमाने का उद्योग कहलाते हैं। सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। अब इसका अर्थ समझे तो आम भाषा में ये क्या बोल रहे हैं, इस साफ साफ बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने का उद्योग उससे बोलेंगे जहाँ पैमाने से कंपनी है वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा काम करता हो। अच्छा बहुत ज्यादा लोग काम करते, बहुत सारा सामान बनेगा, बहुत सारा सामान बनेगा ना जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया कपड़ा का उद्योग, पटसन का उद्योग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बड़े पैमाने का उद्योग बोलेंगे। कंप्लीट है तक, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मध्य पैमाने का उद्योग क्या होता है, मध्य माने मिडल, बीच वाला। देखिए इनमें ना तो बहुत अधिक श्रम का आवश्यकता होता हो, मतलब प्रयोग होता हो, और ना ही बहुत उत्पादन होता है। इन्हें साइकिल, रेडियो और टेलीविजन जैसे उद्योग के इस वर्ग में रखा जाता है। अब समझ रखा जा सकता है, सुनेगा। मध्य वर्ग में क्या होता है, मतलब ना तो ज्यादा उत्पन्न होगा, श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, और ना ज्यादा उत्पादन होगा। भाई ज्यादा लोग काम करता है ज्यादा सामान बनेगा जी, और ज्यादा काम ही नहीं कर रहा तो सामान बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो कम यानी कि बहुत कम, बहुत अधिक, मतलब बहुत अधिक से थोड़ा सा कम, ठीक है, उसे मतलब कम श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी और कम ही कोई सामान बनाया जाएगा और कम ही बिकेगा, तो उसे बोले मध्य। कंप्लीट आता है। एग्जाम्पल क्या क्या रखा गया, साइकिल की दुकान हो गया, साइकिल की फैक्ट्री हो गया, दुकान नहीं बोलेंगे फैक्ट्री बोलेंगे। रेडियो का फैक्ट्री हो गया, बहुत। अब कोई सुनता है रेडियो जी, आपको रेडियो खरीदता है बता दीजिए, मोबाइल ही सब कुछ है, समझ में आ रहा क्या। यहाँ देखिए, और टेलीविजन समझते हो ना, टीवी, और क्या बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बहुत कम मात्रा में खरीदता है। वो अब कोई सोचे, बताओ कोई सोच रहा है कि मैं टीवी खरीदूँ, अब कोई चाहेगा तो मैं प्रोजेक्ट खरीद सकता है आराम से, जितना मन बड़ा उतना बड़ा टीवी बना सकता है। समझ में आ रहा चीज क्या, तो उतना वो भी उतना महंगा बनाते हैं, भी इतना ही महंगा आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा ना पैसा। घरों में एलसीडी लगाता है, बहुत बड़ा बड़ा महंगा भी तो आता है। आइए हम देखते हैं छोटे पैमाने का उद्योग, ये बहुत आसान है, अब घर में हम लोग यूज करते हैं। देखिए ग्रामीण लघु मैंने छोटा होता है ना, अधिक मैंने बड़ा होता है। देखिए और ग्रामीण मैंने गाँव होता है, तो ग्रामीण लघु तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के लिए उद्योग है जो क्या हो रहा है, जो परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहता है, कि मैं बना रहा हूँ, तुम बना रहे हो, वो बना रहे हो, बना रहे, ठीक है, इसे बोलते हैं छोटे पैमाने का। ऐसे परिवार के सदस्य मिलकर सरल विधियों से क्या वस्तु का निर्माण करते हैं, इसे पूंजी भी बहुत कम लगता है,
कम लगेगा ना जी। और आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्पी, आभूषण क्या होता है जी? आभूषण मैंने गहने हो गए, हार हो गए, इसको निर्माण करने के लिए, ठीक है। फिर क्या बोलता था? हस्तलिपि, हाथों के द्वारा बनाया गया कुछ कलाकारी उद्योग इसके अच्छे उदाहरण होता है, जैसे डिजाइन वगैरह। तो देखो माला मोती, ये ऐसे ऐसे जूड़ा पहनता है जी, शंख नीत रहता है जी, वो जो हाथ से बनाया जाता है, वो सब तुम्हारा कुछ प्रयोग है जो यूज करते हैं। टोकरी देखिए, टोकरी देखिए, जो फूल रखते हैं, सब्जी भी तो रखते हैं कभी कभी, ठीक है। यहाँ देखिए ओड़िया, अपना छठ पूजा आने वाला है, ठीक है। तो उसी का सब झाड़ू देखिए, ये सब तुम्हारे घरों में बनाया जाता है, सब मिलकर बनाते हैं। कंप्लीट है तक? चलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए, तो दोबारा मौका ना मिले। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या, कच्चे माल का आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, कच्चा माल भी तो आता है खेतों में से, कच्चा माल ही तो आएगा क्या? मतलब कच्चा माल का मतलब तो हो कहीं पका के, वो मतलब पका के आएगा। कच्चा माल का मतलब होता है जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सब आके कंपनी में जाता है और वहाँ जाके मैन्युफैक्चर होता है। चीनी बनाने के लिए हमको गाँव में नहीं चाहिए, आप गुड़ बना सकते हैं लेकिन चीनी नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकता जी। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, कच्चे माल के आधार पर इसे भागों में बांटा गया। पहला भारी उद्योग, दूसरा हल्की उद्योग, समझ में आ रही था चीज क्या? और तीसरा क्या? तो मैंने तो पहला हो गया। फिर देखिए भारी उद्योग क्या होता है? इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का उपयोग होता है, भारी कच्चे माल का उपयोग होता है, जिसमें विनिर्माण वस्तुएं भी भारी होती है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग इत्यादि अच्छे उदाहरण इसका। उद्योग है ना, उद्योग इस्पात हो ना, लोहा वगैरह, उसका अच्छा भारी नहीं होता जी, बताइए। ये भारी है। दूसरा देखिए हल्के वाला, इस वर्ग के उद्योगों में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिसमें वे हल्के माल की निर्माण करते, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, जैसे मशीन, मोबाइल। ये तुम्हारा कितना भारी है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, बताइए। ये तुम्हारा कितना भारी? ट्यूबलाइट हल्का है ना जी, लेकिन फिर भी जरूरत है ना से। तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोबाइल देख लीजिए, तो मोबाइल भी तो हल्का ना है, कौन इतना भारी लेके चल रहे हैं हम लोग। जैसे माइक्रोफोन देख लीजिए, ब्लूटूथ पता नहीं कैसे हेडफोन कितना हल्का होता है। ये सब तुम्हारा क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक में आ रहा है। कंप्लीट है तक? मशीन है, सिलाई मशीन इत्यादि बहुत सारे होता है, भारी नहीं होता, हल्का ही होता, उठा सकते हो। कंप्लीट। अपना स्वामित्व के आधार पर बांटा गया, कितने भाग क्या भाग है यहाँ पे? स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है ना सबको? हाँ, दो भागों में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सामने सार्वजनिक उद्योग, दूसरा क्या होता है तुम्हारा? संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। गौर करिए क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या बोला? सार्वजनिक होने सभी जगह के लिए, सभी कंपनी। देखिए इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। भारी है, अब इसका संचालित सरकार स्वयं करती है। कौन करता है इसका संचालित? सरकार यानी गवर्नमेंट करती है। और दुर्गापुर, भिलाई, क्या तुम्हारा? राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के लिए उदाहरण में दिया जाता है। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सभी जगह एक तरह से फेमस, एक तरह से। और तुम्हारा कुछ ऐसा जगह का नाम बताया गया जो तुम्हारा दुर्गापुर हो गया। अरे कौन करता है? संचालित है, सरकार करता है, खुद गवर्नमेंट करता है, किसी के अंडर में नहीं रखता है। कंप्लीट है तक? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा क्या बोला यहाँ पे, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या होता है? संयुक्त देखिए जोड़ा हुआ, जब उद्योगों में, देखिए क्या बोला, फिर से बोलते हैं। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समिति का योगदान होता है तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल गुजरात, इसके कुछ उदाहरण है। मतलब क्या बोले, जैसे मालिक हो तो मालिक कैसे पार्टनर पे काम करते हैं, तो पार्टनर पे काम करना ही कहलाया क्या तुम्हारा? तुम्हारा कहलाया क्या? सहकारी चाहे संयुक्त, ठीक है ना। दो व्यक्ति मिलकर जो काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसने क्या क्या बोला है, तो बोला ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल, जिसे हम लोग बोलते हैं ना जी, ऑल इंडिया, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे ऑयल बोलते हैं, तेल होता है जिसे बोलते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, चीनी में भी होता है, क्या है? अमूल का अमूल गुजरात में। ये सब कुछ एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। अब आता है कच्चे माल के आधार पर बांटा गया। कितने भागों में? कच्चे माल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? एक ही भाग में बांटा गया। देखिए कच्चे माल के आधार पे, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर बांटा गया इसको। देखिए कृषि आधारित स्रोत क्या होता है? उद्योग क्या होता है? कृषि के द्वारा ना हो रहा है जी, तो किसान वगैरह ना होगा, जो भी हो नॉर्मल हम लोग जान ही रहे होंगे। देखिए सूती वस्त्र किसान ने बनाएगा, सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, और क्या बोला? रेशमी और ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। ये सब कच्चे माल होते हैं, यानी कि कृषि से डायरेक्ट आता है और कंपनी में जाता है। समझ में आ रही है चीज क्या? और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब सूती वस्त्र का उद्योग आप देखते हैं, और सभी का कंपनी का उद्योग देखेंगे।
ठीक है। तो देखिए मैं एक बार फिर से डायग्राम पूरी इसका नॉलेज देना चाहता हूँ। देखिए सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे, मतलब सूती वस्त्र कहाँ बनता है, क्यों बनता है, कंपनियां, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद पूरा पढ़ेंगे, सूती वस्त्र के बारे में चल रहा है अभी तक। उसके बाद जूट या पटसन, जूट पढ़ेंगे, इसका पटसन का उद्योग कहाँ चलेगा, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए उसके बाद फिर शुरू करेंगे ऊनी वस्त्र का उद्योग, ऊनी वस्त्र कहाँ बनेगा, कैसे बनता है, सारा जगह पे यहाँ पे डिटेल में चर्चा किया जा रहा है। ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं बोलूँगा रेशमी वस्त्र, ये सब वस्त्र चल रहा है अभी, समझ में आ गया। और उसके बाद देखिए रेशमी वस्त्र हो गया, फिर कृत्रिम वस्त्र, हमारे द्वारा बनाया गया वस्त्र, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कृत्रिम वस्त्र हो गया। फिर देखिएगा हम लोग क्या बोले, चीनी उद्योग, चीनी वाला कंपनी जो होता है ना, कैसे कैसे चीनी कंपनियां होगा, कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर आता है खनिज उधारित उद्योग, अब खनिज के द्वारा होगा। फिर देखिए ओवर करते हैं, खनिज में क्या लोहा आ गया, खनिज में समझ में आता है क्या, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या होता है, खनिज है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले खनिज बनता कैसे है वो देखिएगा, लोहा और इस्पात का उद्योग कैसे कैसे आना शुरू हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये कंपनियां कुछ नाम है पढ़ेंगे सब के सब टोटल, एक और ओवर भी करना चाहता हूँ आपको। फिर हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम कैसे बनता है, एल्युमिनियम क्या उद्योग है, एल्युमिनियम क्या कंपनी, समझ में आ रहा है क्या, सारे कंडीशन यहाँ बता रहे। फिर देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे तांबे, तांबा दिख रहा क्या, फिर तांबा के बारे में पढ़ेंगे, तांबा कहाँ से आता है, तांबा क्या सूत्र है, तांबा कहाँ कहाँ जगहों पर ज्यादा उत्पन्न होता है, कैसे हम लोग विकास कर सकते हैं अपने देशों को। तांबा कंप्लीट हो गया। फिर देखिए ऐसे सही है, अगले यहाँ पे फिर आता है उर्वरक, उर्वरक पता क्या होता है, खाद वगैरह जो होता है ना, हम लोग खादों में डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं, मतलब सॉरी फसलों में डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, उर्वरक बोलेंगे। ठीक है। तो उर्वरक के बारे में पढ़ें, कहाँ उर्वरक ज्यादा बन सकता है, कैसे उर्वरक का निर्माण होता है, सब देखेंगे, कब इसका डेट हुआ शुरू होगा आगे। उर्वरक हो गया ना। फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर देखेंगे सीमेंट का उद्योग, सीमेंट समझते हो ना, तो घरों में बनाने के लिए प्रयोग होता है, सीमेंट जो घरों में बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परिवहन, परिवहन में जाने क्या होता है, आप बोलेगा जल परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन, है ना। स्थल में रेलवे भी आ गया और बस भी आता है। तो आप पहले पॉइंट क्या लोग बता रहे हैं, तो रेलवे दिख रहा है क्या आप लोग को, रेलवे दिखा, फिर उसके बाद मोटर गाड़ी आ गया क्या, उसके बाद देखिएगा फिर क्या बने, पोत, पोत पता किसे बोलते हैं, पोत बोले जो हवाई पानी वाला जहाज होता है ना, पानी वाला जहाज, वो बगल में जो रखता है वहाँ पे जो पोत का निर्माण करता है, बहुत सारे बड़ी मात्रा में लोहा का निर्माण होगा, उसे बोलते हैं हम लोग पोत। कंप्लीट आता है सबको, तो पोत आता है पेपर में, पोत किसे कहते हैं, जाने का पोत को क्या कहा जाता है। देखिए वायुयान उद्योग, वायुयान उद्योग मैंने हवाई बनता कहाँ है, समझ में ना, कैसे बनता है, सब इसके बारे में देखें, कैसे बना जाता है, कैसे उड़ने लगता है। अब इसे देखिए दूसरा, इसे भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो भी पार्ट इसके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बोल जा रहे हैं यहाँ पे, फिर तैयार वस्त्र, सौंदर्य में सुंदरता के लिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सजावटी का काम आता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। खिलौना का क्या निर्माण होता है वो पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग योगदान, और राष्ट्रीय को अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए हमारा जो बिजनेस है वो कैसे योगदान दे रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, ये हम लोग सबसे बड़ी चीज यही है, ये देखेंगे हम लोग। और अपना चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। और तुम्हारा अपना क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, उद्योग का उत्पत्ति, प्रदूषण, प्रदूषण भी तो होता है। प्रदूषण 3 प्रकार सारा इसमें दे रखा है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण भी होता है। ठीक है, ध्वनि भी तो बोलते हैं ध्वनि, ठीक है। और तुम्हारा बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे जल प्रदूषण तो हो ही गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, क्या बोले यहाँ पे तापीय प्रदूषण भी होता है, यानी हीट द्वारा। अब प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय, और उसके बाद अपना चैप्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इतना टॉपिक पढ़ना हम लोग को, इतना सारा टॉपिक, एक एक करके सभी टॉपिक को चर्चा करेंगे और अपने यहाँ पे अभ्यास आ जाता है, चैप्टर यहाँ पे क्या होता है खत्म। तो शुरू जहाँ से मैंने शुरू किया वो सारा डिटेल में पॉइंट जाने के लिए क्या क्या पॉइंट पढ़ना हम लोग को, उस पॉइंट को डिटेल में चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ना है हम लोग को। इसके लिए टाइम लगेगा बहुत अच्छा खासा, आप धैर्य बना के रखिएगा अपने, हारना नहीं है, हिम्मत। पेज नंबर कितना था, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले अपन हम लोग वस्त्र यानी सूती वस्त्र की बात हो रही है। वस्त्र भी 2-3 तरह का होता है, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, बहुत सारे वस्त्र हुए, समझ में आ रहा क्या। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूती वस्त्र के बारे में। देखिएगा सब कोई, यानी सूती वस्त्र बनाने में भारत एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, सुनेगा,
मतलब सूती वस्त्र बना रहे ना, आज के जमाने का नहीं है, भारत का बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। ठीक है, अब भारत किसी ने खोज नहीं किया है, भारत ऑलरेडी पहले से था, बस इसका आने का रास्ता खोज किया है बस। ठीक है, चलिए। परंतु आधुनिक पहली, देखना क्या बोले, आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना सन 1818 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता के निकट तुम्हारा पोर्ट प्लास्टर, ठीक है, हाँ वही बोल रहा हूँ, ग्लास्टर, अच्छा सॉरी ग्लास्टर, यानी पोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी, लेकिन यह मिल कुछ समय बाद क्या हो गया, फिर से बंद हो गई। और वास्तविक पहली सफल मिल मुंबई में सन 1954 ईस्वी में कपास के जहाँ नाना भाई डॉबर ने लगाई, और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा था। तो सबसे पहले इसका जो हुआ कहाँ हुआ? 1818 में कोलकाता में हुआ, लेकिन फिर बंद हो गया। फिर चालू हुआ तुम्हारा 1854 में, कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। समझ में आया चीज क्या? तो मुंबई में तुम्हारा सबसे ज्यादा इसका विकास होना शुरू हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। और लगाया किसने बाबू था? नाना भाई डाबर। हाँ, क्या लगाया? नाना भाई, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब गौर करिएगा, दूसरी बात है। ठीक है, देखिएगा, सूती वस्त्र का उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है, मतलब सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे विशाल है जी, आज हर एक घरों में कपड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि बिना कपड़ा का होगा, ऐसा है क्या? हर त्योहार में कपड़ा खरीदाता है सबको। अब यह कृषि देखिएगा, यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कृषि पहला क्षेत्र है, दूसरा कौन है तुम्हारा? ये कपड़ा। ठीक है, क्या? जिसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम, मतलब श्रम ने जो लेबर होते हैं, लेबर लोग वो लगे रहते हैं, लगभग 20%, देखिए क्या 20% से अधिक ही पाया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है, 14% है। और सकल घरेलू उत्पाद माने घर, जीडीपी, क्या बोलेंगे इसको? जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में इसका क्या रहा योगदान? 4.4 यानी 4.4 क्या होता है, मतलब 4.0 है ना, 4.0 वास्तविक प्रतिशत एक तरह से, यानी जो 4% ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। एवं विदेशी आय, विदेशी मैंने पैसा होता है ना, विदेश वाला, विदेशी आय में 17% है। और 2006 और 2007 में देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें उत्पन्न हो गई थी, मतलब मिलें आ गई थी। कब की बात है? 2006 और 2007 की। कितने? 1600 मिल आ गया था, बताइए। सुन में आ क्या? और देखिए यहाँ पे इसमें 80% मिले, 80% मिले निजी क्षेत्र में है। निजी माने क्या होता है? निजी मतलब प्राइवेट, क्या होता है? तो प्राइवेट क्षेत्र में से डाल दिया गया था, और शेष सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में है। सहकारी माने आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट। अब आज देश में 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है, और अर्थात मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों में तैयार किया जाता है। यानी मिल के अलावा और भी बहुत सारे केंद्र में क्या बोलते हैं, कपड़े तैयार किए जाते हैं। समझ में आता है क्या? कपड़े होते हैं ना, कपड़े कहते हैं हम लोग सीख के तुरंत में देखा जाता है, किसी कोई कपड़ा अलग सस्ता मिलता है, कोई कपड़ा महंगा मिलता है। क्या वजह है जी? आज उसका सियानी दिख रहा है, सियानी होता है ना, उसका सिलावट उस पर डिपेंड कर रहा है, कपड़ा क्वालिटी डिपेंड कर रहा है, प्रिंटेड है नहीं प्रिंटेड है, या सादा है, या मतलब थोड़ा पतला टाइप का है, सभी मिलता है। कोई आपको 150 में शर्ट मिल जाएगा, कोई आपको 300 मिलता है, कोई आपको 450 500 मिलता है, कोई तो 1000 में मिलता है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? इतना महंगा है तो क्या कर सकते हैं? उसको उतना पैसा लगा हुआ लगाने में, बनाने में। अगर आपको लगता है कि इतना महंगा शर्ट है तो ये काम करिए, सब कुछ ला कर देता हूँ, आप खुद ही बना लीजिए। क्या बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे जी। आप जो शर्ट पहन रखे हैं, अभी जो कोई भी शर्ट चाहे कोई मतलब अपना कपड़ा पहन रखा है, क्या अपने से बना सकता है? नहीं बना सकता। तुम्हारे पास सब चीज है, लेकिन मशीन से बनता है सब। इसका जूम करिए शर्ट को, कितना धीरे धीरे धागा से जोड़ रखा है एक तरह से, कभी जोड़ के देखिए, देख के देखिए। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पढ़ा था मैं? प्रारंभिक वर्षों में, बस मुझे नीचे प्रारंभिक वर्षों में, तो प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में क्या स्थापित थी। तो प्रारंभिक वर्षों में मतलब शुरू वर्ष क्या गया था ना, तो सूती वस्त्र कहाँ गया था? तो तुम्हारा महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। कंप्लीट आया था सबको। और देखिएगा कपास, कहानी करते कपास का होता है। कपास बाजार परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धि से इन राज्यों में सूती मिलों का स्थापित करने में विदेशी योगदान
दिया है, विशेष योगदान दिया है, विशेष। तो विशेष देखो, कोई भी अगर चीज बढ़ रहा है, ऐसे हमारी ट्यूशन ही है, ट्यूशन पढ़ रहा है तो तू लोग ज्यादा भूमिका रहेगा। तू लोग पढ़ रहा है, पढ़ के कहीं जाके बता रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन ही पढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा भूमिका तू ही लोग का होगा। तो तू लोग शेयर किया है, अगर मैं मान लीजिए सब्सक्राइब ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब तू लोग शेयर किया है, शेयर करने के बाद दूसरे पे जा रहा है, वो उसको शेयर कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है, कर रहे ना एक तरह से। तू लोग ज्यादा भूमिका है, कहा जाए तो चैनल ही तुम्हारा एक तरह से कह सकते हैं, बस नाम है एक तरह से। तुम लोग चाहो तो सपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे इसमें कुछ लगता है, बस शेयर ही तो करना होता है। जिसको अच्छा लगेगा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा, जिसको नहीं लगेगा छोड़ देगा, डिसलाइक ही मारेगा। तो ये बता रहा है सारा के सारा तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है। तो ये विशेष रूप से किस पे डिपेंड कर दिया, कंपनियां, कपास पे, कितना कपास आ रहा है, बाजार कैसा है, बिकने वाला है कि नहीं है, या परिवहन हो कि नहीं है, मतलब ऊंचा खुद मतलब परिवहन, मतलब गाड़ी मिल रहा है सही से कि नहीं मिल रहा, यातायात आ रहा है कि नहीं मिल रहा है, आर्द्र जलवायु, क्या मौसम सही है कि नहीं है, क्या गर्मी पूरा कि पूरा ठंडा है, ये सब क्या है, ये भी सब सूती मिलों को प्रभावित करने वाला विशेष है। ठीक है यहाँ पे, चलिए। परंतु आज देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित है। केंद्रित में इकट्ठा किया गया है, कंप्लीट आता है सबको। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे। महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में क्या तुम्हारा, मुंबई, सोलापुर और क्या है, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। इसके केंद्र है, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाया गया है। गुजरात क्या केंद्र कहाँ है, गुजरात तो है ना, ये तो छोड़ दे, आगे देखना है। नहीं, गुजरात में अहमदाबाद, गुजरात में कौन है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र का उद्योग एक तरह से उद्योग केंद्र है। समझ में क्या, सब बहुत सारे केंद्र जो कि मतलब कंपनी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। क्या देखिए, पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्री रामपुर प्रमुख केंद्र है। और उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदीनगर प्रमुख केंद्र है। और क्या यहाँ पे लिखा है, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। और क्या लिखा हुआ है, कोयम्बटूर है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ, कोयम्बटूर हो गया, कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु के महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किया गया था। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारा केंद्र है किसका, तो सूती वस्त्र का। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग केंद्र है। ठीक है, बिहार, झारखंड में अलग है, राजस्थान में अलग है, गुजरात में अलग है, ये सब कुछ महाराष्ट्र में अलग है। ये सब कंपनियों का नाम है, केंद्र एक तरह से इकट्ठा किया गया है। ठीक है, चलिए। विस्तृत बाजार है ना, विस्तृत बाजार परिवहन, विस्तृत बाजार है बहुत बड़ा बाजार। परिवहन माने गाड़ी वाड़ी जो भी होता है, वैन तथा विद्युत सुविधाओं के देश में सूती के वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बताइएगा, कोई भी काम करता है, कोई भी कंपनी आगे बढ़ता है तो विस्तृत बाजार होना चाहिए। पहले तो बाजार बहुत ज्यादा होना चाहिए, एक ही बाजार में बेचने से हो जाएगा क्या, नहीं हो, हर जगह बाजार जाके बेचना चाहिए। परिवहन, अच्छा खासा परिवहन होना चाहिए, गाड़ी भी होना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। तथा बैंक भी होना चाहिए, पैसा के लिए तो तुरंत एटीएम से निकाल सकता है। और विद्युत सुविधाएं, सबसे बड़ी चीज है बिजली। अगर बिजली नहीं है तो फिर कुछ हो पाया क्या, बिजली सबसे, सब क्या है, सूती वस्त्र उद्योग में विकेंद्रीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और संपूर्ण माने टोटल भारत, कुल संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र के बाजार एवं कच्चे माल का वजन, हॉर्स उद्योग न होने के कारण भी इस उद्योग का राष्ट्रीय व्यापी विदेशीकरण हुआ है। राष्ट्रीय व्यापी क्या हो तुम्हारा, विदेशीकरण, केंद्रीकरण, अच्छा सॉरी, राष्ट्रीय व्यापी क्या केंद्रीकरण है कि सब आपस में जुड़ गया करके, तो केंद्रीकरण हुआ गया। ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, ज्यादा यहाँ पे बिकने में साथ आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका रिलेशन को टॉपिक है क्या, आगे देखिए। आज सूती वस्त्र, देखिए आज जो प्रेजेंट में चल रहा है, आज सूती वस्त्र उद्योग कई समस्याओं से ग्रसित है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम उसके अंदर भी। इसमें उत्तम किस्म के कारण कपास की कमी, कम उत्पादन देने वाला परंपरागत मशीनों की प्रबंधता, अनियमित विद्युत आपूर्ति, निम्नलिखित उत्पादन तथा कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्त्रों के साथ बड़ी कड़ी संवर्धन शामिल है। सुनेगा, आज के जमाने में बहुत इसका कठिन हो गया है। आज सही से फसल उग नहीं पा रहा है, फसल उग नहीं पा रहा तो पैसा सही से दे नहीं पा रहा होगा, और तो कंपनियां भी नहीं हो पा रही सही से कपड़े भी नहीं बना रहे, इसलिए कपड़े का रेट महंगा होता जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, पहले 150 में आता, अब 200 में, 500 में, 1000 में ऐसा आता है।
पहले तुमको 200 में सॉरी 300 में जींस मिलता दाम मिलता है जींस जी। 300 में कितनों कम से लेगा ना तो 600 ले ही लेगा वो, 600 700 पहुंचा ही देगा। कितनों कम से कम मिनिमम, महंगा तो ले लीजिए 2000 3000 5000, कम से कम बता रहा हूँ 600 तो पक्का लेने वाला है वो, कम नहीं करेगा वो। हाडी साली क्या करेगा तो 5.5 भी नहीं करेगा, दियो 6-7 कर देगा। आगे देखते हैं हम लोग भारत से। देखिए भारत से दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, देखना ये वाला लाइट बंद करते ना, इधर वाला दिख रहा है क्या? पूरा ऐसा हो गया। चलिए देखते हैं, समझेगा यहाँ पे। भारत से सूती कपड़ा, देखा क्या? भारत से सूती कपड़ों का निर्माण मुख्यतः मिले सिले सिलाई कपड़े के रूप में होता है। सिलाई कपड़े के रूप में होता है ना जी, हम लोग जो पहनते कपड़ा वो सिला सिलाया रहता है ऑलरेडी, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका देश भारतीय सूती वस्त्र के मुख्य आयातकार देश है। आयातकार माने क्या होता है? खरीदने वाला देश है। समझ में क्या? खरीदने वाला क्या एक तरह से देश है। अब भारत जापान को भी सूती वस्त्र निर्यात करता है और वर्ष 2006 से 7 में 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर मतलब मीटर स्क्वायर कपड़ा भारत में तैयार किया गया था या किया गया है। सोच लीजिए कितना सारा, इतना सारा करोड़ों में चल रहा है भारत के अंदर। हाँ जी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए क्या बोले, तुम्हारा खरीदता है, आयात करता है। आयात माने बेच, निर्यात माने खरीदना। समझ में क्या? तो ये खरीदता है भारत से। देखिए दोबारा से पढ़ रहा हूँ। राज्य कौन? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका देश भारतीय सूती वस्त्र का मुख्य आयातकार देश है। आयातकार से मैंने खरीदता है से, ठीक है। अब भारत जापान को भी सूती वस्त्र क्या करता है? निर्यात करता है। निर्यात आयात, निर्यात आयात मैंने आयात करता हूँ, निर्यात मैंने भी देता हूँ जैसे करता है, यानी कि उसको भी क्या करता है जैसे बेचते हैं। भारत के पास बहुत ज्यादा है, आगे देखिएगा। और 2006 और 7 में 36.10 करोड़ या 7 करोड़ है, 10 करोड़ मीटर स्क्वायर कपड़ा भारत में तैयार किया गया था। सोचो इतना सारा कपड़ा तैयार किया गया था भारत के अंदर। समझ में आया क्या? सही बोला ना? आयात मैंने क्या होता है? खरीदना तो होता है। आयात मैंने बेचना होता है, खरीदना होता है, लेना होता है ना। आयात मैंने तो ये ले रहा है से भारत से। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जूट या पटसन। क्या बोलेंगे? जूट या पटसन। जूट क्या होता है, पटसन है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद में कैसे कैसे कंपनियां विकास हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। सूती वस्त्र के बाद, दिख रहा है सूती वस्त्र होता है ना जी। तो सूती वस्त्र के बाद जूट यानी उद्योग भारत का दूसरा सा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। अब कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का सामान संसार में पहला स्थान है। सोचिए सबसे ज्यादा संसार में बनाने वाला कौन है? भारत है। तो जूट से बनाता है कपड़े। फिर क्या हो रहा है? जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। भारत में बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है क्या? तो निर्यात करने में किसका? भारत का। फिर से बता, भारत का संसार में पहला स्थान है। और जूट के सामान के निर्यात में जो जूट सामान होता है ना उसका निर्यात करने के लिए बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। कितने हैं? 77 कारखाने हैं। और 2006 और 2007 में 69 मिले पश्चिमी बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में 80% से भी अधिक जूट के सामानों का उत्पादन होता है। और देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं? आंध्र प्रदेश में लगभग 10% जूट का सामान तैयार किया जाता है या तैयार होता है। और शेष जूट का सामान कहाँ होता है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार किया जाता है। कंप्लीट आता है सबको? एक दो पढ़िएगा तभी समझ में आएगा आप लोग को भी। ऐसे नहीं तो एकदम से समझ में आ जाएगा। ये तो आपको आसानी लग रही है, इतना बड़ा बड़ा दे रखा है, हवा में उड़ जाता है सब। तो अच्छी तरह समझिए, दोबारा समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। एक पॉइंट को चर्चा कर रहा हूँ उसको समझिएगा। पश्चिम बंगाल में, मेरा पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिले हुगली नदी के किनारे मिलती है। कहाँ मिलती है? हुगली नदी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला में स्थित है। और यहाँ मिलों की केंद्रीय होने के कारण जूट उत्पादन क्षेत्र की निकटता है, मतलब उसके जूट उत्पादन होता है इसलिए वहाँ भिरू में है। और सस्ते जल परिवहन पता है क्या होता है? पता है जल परिवहन क्या होता है? अरे जो पानी वाला जहाज चलता है वो सस्ता है। क्या वो? सस्ता है। और कच्चे जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में
पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इत्यादि। इसके अतिरिक्त सस्ते श्रमिक बने कम पैसा वाले नौकर, बैंकों और बीमा सुविधाओं तथा निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधाओं से जूट उद्योग को यहाँ संकेंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते निभाई है। पहली बात तो यहाँ पे लोग कम पैसा लेते थे, समझ में आ रहा क्या। और यहाँ पे जल परिवहन था बहुत सस्ता था, यानी इस जगह से उस जगह ले जाने के लिए बहुत सस्ता था। 2 रुपए 5 रुपए में ऐसे बोल सकते हम लोग, ठीक है, ले जाता था यहाँ पर से। तो सस्ता था एक से, और श्रमिक यहाँ पर जो थे ना वो भी सस्ता थे। जैसे हमारे 300 में नहीं 100 रुपए में कम्प्लीट कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे कहाँ पढ़ा तुमने देखो भूमिका निभाती है। आज देख रहे क्या, आज यह उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों को मतलब प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मतलब क्या मतलब रोजगार मुहैया कराता है। अब वर्ष 2007, 6 और 7 में कच्चे जूट का उत्पादन 90 लाख गांठे यानी प्रति गांठ 180 किलोग्राम था। 90 लाख गांठ उन्होंने होता क्या बोलते हैं, मोटरी बोलते हैं आम भाषा में, मोटरी बांधते ना, तो कितना था 90 लाख था। अब एक मोटरी कितने किलो का था, लगभग 180 किलो का। सोच लो कितना सारे कपड़ा बनाया गया था भारत के अंदर, समझ में आ रहा क्या, इतना बड़ा कंडीशन बनाया गया था इसके अंदर। और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे दिख रहा क्या, हुगली प्रदेश में जूट मिले तो कौन सा है, ये हुगली दिख रहा क्या, ये तो मैं क्या लिखा है यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, देखिए क्या बोला यहाँ पे, क्या लिखा है, बांसावरिया है ना, चंदन नगर देख रहे, बांसावरिया चंदन नगर, क्या बोला, भुवनेश्वर, अंगूर, सोमापुर, महेसा, सिराज, फिर क्या बोले, कोचांगा, कोनागार, ये सब दिख रहा है, सब दिख नहीं रहा बाबू, ठीक है। आपको किताब में ऐसे तरह से दिख जाएगा, आप किताब में देखिएगा आपको दिखेगा सब, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये अपना भारत है, भारत का देखा नेक्स्ट टाइम, ये तुम्हारे एरो का निशान दिखा रहे हैं नीचे की ओर आ रहा है, जूम नहीं हो रहा बाबू, जूम हो रहा है, अच्छा जूम में देखो कैसे हो रहा है, इससे अच्छा तो रहने दो, जूम ही नहीं करें। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ पढ़ लेते क्या लिखा है, हुगली प्रदेश में जूट वस्त्र उद्योग के केंद्रीय है, ये तो दिखाया जाना है, केंद्र बनाया गया कहाँ, तो हुगली प्रदेश के अंदर, हुगली नदी के किनारे, जो अभी बताया ना नेता थे, वो नदी था, नदी के किनारे बसा हुआ था, तो बहुत सारे उद्योग बसे हुए हैं। सारा कंपनियां तुम्हारे नदी किनारे ही क्यों होता है, पता क्यों, क्योंकि भाई उसको पानी की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, खराब पानी में तो फेंकता है, इस कंडीशन तुम्हारा नदी किनारे हो जाता है। कंप्लीट आता है सबको। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा ही समझिए लेकिन अच्छा समझिए। स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी भारत को जूट उद्योग निर्माण के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता रहा। विदेशी मुद्रा माने जो बाहर से खरीदते थे ना आके लोग, वो पैसा अच्छा से इकट्ठा करता रहा। और इस समय जूट उद्योग कई चुनौतियां का सामना कर रहा है। वो कई चुनौतियां माने बहुत सारे प्रॉब्लम होता होगा इसको करने में, तो सामना कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, तुम्हारा कौन कर रहा है, जूट कंपनियां कर रहा है। समझ में आया चीज क्या। और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऊंची उत्पादन लागत, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों से तैयार सामान और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य प्रदेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल किया गया है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग टाइप का किया गया है, रोकने के लिए, अच्छा यूज करने के लिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, अरबी देश होता है ना उस साइड में, अरब देश, और तुम्हारा क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादन में प्रमुख ग्राहक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या मैप पे देखना, देखिएगा ना बाबू, तो मैप में कुछ ऐसा ही भारत होता है। तुम्हारा इधर देखो ऐसा दुनिया है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, लास्ट टाइम में, ठीक है, कैसे आपका मैप होता है। यहाँ पे तुम्हारा कैसे भारत है, कैसे दुनिया है, कैसे ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब दिखा देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ताकि आपको ज्यादा बेटर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए क्या बोला है, ऊनी वस्त्र उद्योग क्या होता है, ऊनी क्या होता है, देखिए गौर से आप, हम लोग जान रहे ऊनी क्या होता है, जो नॉर्मल तरीके से ऊन का यूज करते हैं, मोटे कपड़े मतलब सर्दियों में ज्यादा यूज होता है, पता ना जी, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, सब ऊनी रहता हो, ठीक है। तो देखिए क्या बोले आप, तो ऊनी वस्त्र उद्योग क्या होता है, ठीक है, देखिएगा। सो रहे हो क्या चांदनी, देखो सामने, क्या देश का सबसे पुराना वस्त्र उद्योग क्या है तुम्हारा, देश का सबसे पुराना वस्त्र उद्योग में से एक है, कौन, ऊनी वस्त्र। और ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे केंद्रीय पंजाब, केंद्र क्या है तुम्हारा, पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य में है। और क्या धारीवाल
क्या लिखा है? धारीवाल लुधियाना, लुधियाना और अमृतसर पंजाब। देखा क्या? अमृतसर पंजाब में प्रमुख केंद्र इसका स्थापित किया गया था, इसका तो ऊनी वस्त्र का। कंप्लीट यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र में किसका केंद्र है सबसे बड़ा? मुंबई है। और क्या बीकानेर और जयपुर राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। राजस्थान में कौन सा है? तो बोलिएगा बीकानेर और जयपुर। समझ में क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तरह से। और जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक में बांग्लादेश भी, बेंगलोर भी देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम अब लोग आ चुके हैं रेशमी वस्त्र पे। रेशम, मुझे रेशम का कपड़ा चाहिए। आ जाओ, रेशम कपड़ा चाहिए, लेते हैं, खरीदते हैं। बनता कैसे? आ जाओ। तो सुना होगा जी, मुझे इसका कपड़ा चाहिए, उसका कपड़ा चाहिए। उससे पहले इसके बारे में बता दो, मुझे थोड़ा सा कहाँ बनता है, उसे बाद ला के दे देंगे। ठीक है? सब कोई पता नहीं है, पढ़ा लिखा रहता ना पता है जी। ऐसे ही मतलब जो भी है नॉर्मल तरीके से हमको ये है वो ऐसे बोलता है कोई कोई कि मान लीजिए कि हम तो बहुत अच्छे से घरों में रहे हैं, कभी बाहर नहीं निकले हैं, ये बोलता है शादी बोलते किसी का। हम तो कभी घर में खाना नहीं बनाए हैं। क्या बनाए हो? खाली पढ़ते हैं। चल ठीक है। आज जूट के बारे में बताओ पहले, और रेशमी वस्त्र के बारे में बताइए, तब जानेंगे कि पढ़ रहे हो। जाने ना जी कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना परसेंट रहा वहाँ पे, कहाँ उत्पादन हो रहा है, नहीं जानेंगे। खाली झूठ मूठ के हम पढ़ रहे हैं। सही बात है, देखिए सामने आप। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत में सुनिए, रेशमी वस्त्र समझ में आ रहा क्या? ये रेशम है जो कि वस्त्र बनाने के लिए काम आ रहा है। रेशमी वस्त्र, रेशम के द्वारा बहुत महंगा कपड़ा मिलता है ना ये वाला जी। बोलता है कि रेशम का है बहन जी, खरीद लीजिए। बेचने वाला ऐसे नहीं बोलता है, एकदम अच्छा है, एक तरह से इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे वो क्या इतना बोलता है, हम समझते हैं। देखिए भारत में जो इंडिया बोलते हैं, भारत में प्रारंभिक से ही रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। तो कुछ चीज अगर चाहिए रेशम से बना हुआ तो भारत में जाइए, तो भारत में मिल जाएगा। ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है भारत, इसलिए रेशम वस्त्र के लिए। कंप्लीट यहाँ तक सबको? आगे देखते हैं यहाँ पे। देश में 4 प्रकार के रेशम, मलवारी, 4 प्रकार के रेशम है। कौन कौन? मलवरी, तसर, इरी और मूंगा पैदा की जाती है। अब भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। कितने मिले हैं? याद रखिएगा, 90 मिल यहाँ पे स्थापित किए थे। 90 मिल है। इसके अतिरिक्त कई छोटे व मध्य इकाइयां भी रेशमी कपड़ा उत्पादन करने में लगी हुई है। ये जो 90 मिल तो है ही, छोटा मोटा दुकान भी है, फैक्ट्री भी टाइप का है, तो प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है? अब भारत लगभग 8.5 लाख किलोमीटर रेशम का धागा तैयार करता है, जो कि 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर राज्यों में होता है। ठीक है? 90% ज्यादा होता है आपको उत्पादन। और देखिएगा कर्नाटक समझ में आ रहा है? कर्नाटक का द्वार से पढ़ लो। देखिएगा मैंने बोला था कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मतलब एक तरह से क्या हो गया, राज्य में बहुत सारे उत्पादन होता है। अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक देखिएगा, कर्नाटक में बेंगलोर, कोलार, मैसूर और बेलगांव रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र है। समझ में? रेशम बनाने के लिए यहाँ पर होता है। अब पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बांकुर तथा जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला तथा श्रीनगर रेशमी वस्त्र तैयार करने के प्रमुख केंद्र होता है। ठीक है? सारा प्रमुख केंद्र एक तरह से। ठीक है? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के देशों में बहुत अधिक हुई है। यूरोप और एशिया के देश होता है, जैसे भारत भी तो एशिया का देश ही है, लेकिन ऊपर उधर की साइड अमेरिका, जापान, चाइना वगैरह जो भी इधर पार्ट है ना, सबका क्या होता है? मांग होता है। और अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर रेशमी कपड़ों के प्रमुख आयातकार देश है। ये सब क्या करते हैं? खरीदते हैं। अब भारतीय रेशम उद्योग की चीन, थाईलैंड और इटली के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा होते हैं। क्या बोले इसमें? चीन, थाईलैंड और इटली के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा होते हैं। एक तरह से कड़ी होते हैं, आप बोल सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसमें? भारतीय रेशम उद्योग के चीन, थाईलैंड और इटली के साथ बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब वो भी उत्पादन करते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ से खरीदा जाता है, भारत के अंदर से। ठीक है? कड़ी प्रतिस्पर्धा। अब आता है कृत्रिम वस्त्र। कृत्रिम वस्त्र क्या होता है? हमारे द्वारा बनाया गया वस्त्र, जैसे ऊन के द्वारा, पता है ना,
हम लोग स्वेटर बनाते हैं स्वेटर, क्या आप लोग शर्ट बनाए कभी जी? हाँ। शर्ट तो नहीं बनाया है? नहीं। सोचो शर्ट बनाने के दिखा देना, वो मशीन से बनता है भाई, इतना पतला पतला धागा रहता है। ठीक है, चलिए जिस तरीके से चटाई हो तो चटाई बिनते बिनते ना हो, सेम टू सेम कपड़ा भी वही डिजाइन में बिना हुआ है। अब गौर से देखिए जूम करके इसको, ठीक है, ऐसे जूम करके देखिए वैसे रहता है। आगे देखिएगा, पहले पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या सर जी, क्या आप जानते हैं कृत्रिम धागे पेट्रोल रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे नाइलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, रियास, एक्रिलिक और पॉलीमर, ये सब क्या तुम्हारा तो कृत्रिम धागे है। कैसा ये धागे? हमारे द्वारा बनाया गया धागा है। ठीक है, चलिए आप यहाँ देखते हैं। कृत्रिम वस्त्र क्या होता है? कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है और इस वस्त्र का हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है और यह मजबूत एवं टिकाऊ होता है। उन्हें रंगने और बुनने में भी आसानी होती है। क्या बोला? दोबारा से रंगने में कलर कर सकते हो और बुनने में बहुत क्या होता है, एक तरह से आसानी होती है, जिससे वस्त्र उद्योग में एक क्रांति पैदा करता है। क्या करता है? क्रांति पैदा कर दी है। क्रांति माने मतलब विस्फोट की, हम अब करेंगे तो करेंगे। ठीक है, चलिए क्रांति पैदा कर दी है। देखिए मानव निर्मित देशों को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी बना होता है ना, काट कूट के गुदरी कर देना, लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। और वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्राय प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अब इन उद्योगों का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्या है अधिक विस्तार हुआ था, मतलब ज्यादा फैला हुआ था। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर और ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग का क्या तुम्हारा महत्वपूर्ण केंद्र है। ये कृत्रिम वस्त्र उद्योग का मतलब क्या होता है? ये हाथ के द्वारा बनाया गया धागा है। ये तुम्हारा प्रकृति नहीं निकला है, प्लास्टिक से बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, रेशम बना रहे हैं। मान देखो मांझा देखे वो मांझा, अरे पता नहीं उड़ाते हैं, ये नॉर्मल अंटी वाला नहीं हो बता रहा हूँ मैं, वो अलग से उसका आता है, वो तुम्हारा प्लास्टिक से बना रहता है ना, प्लास्टिक बना हुआ नहीं टूटता, प्लास्टिक बना हुआ रहता है एक तरह से, वो तुम्हारा कृत्रिम है। और उसको मिलाने के लिए, असली रूप देने के लिए तो कुछ प्राकृतिक जूट, कपास मिला जाता है। देखिए बताया यहाँ पे, कुछ क्या कपास और रेशम की ऊन के साथ मिलाकर उसे क्या बनाता है, बनाया जाता है उसको। कंप्लीट है सबको। चलिए अब आता है चीनी कंपनियां। चीनी मैंने जाने करो सगर के बाद शुगर की बात होती है, तो क्या होता है चीनी कंपनी? देखिएगा शक्कर इसे बोलते हैं ना। चलिए देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा भारत संसार में, ये क्या हो रहा है, भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। और कोई डाउट? अरे यहाँ पे गुड़ और क्या बना है, खांड मिसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। गुड़ मैंने मीठा होता है। ठीक है, और क्या बोला यहाँ पे, खांड साड़ी को मिलाकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर क्या बोला यहाँ पे, वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक, कितने 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों का अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कौन करता है? चीनी उद्योग, मतलब चीनी वाली कंपनी है ना, क्या बोले 4 लाख को एकदम प्रत्यक्ष डायरेक्ट मैंने क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जॉब दिया। और इनडायरेक्ट को प्रभावित हो रहा है, इससे ज्यादा अधिक लोग। क्यों इनडायरेक्ट क्या है? देखिए कोई तो कंपनी में काम कर रहा है, कोई कंपनी से लेके बाहर तो जा रहा है, ठेला पर कुछ पर भी है ना, लेके जा रहा है ना, वो भी तो रोजगार में है ना, तो उत्पादन कर रहे। ठीक है, आगे देखिएगा कहाँ पढ़ा था मैं, यहाँ ये वाला पढ़ा क्या? देखिए यहाँ पढ़े क्या, मतलब संख्या में अत्यधिक रूप से रोजगार प्रदान करता है। आगे देखिएगा कच्चे माल के भी मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग है मौसमी उद्योग है। और कच्चा माल मौसम पे ना आता है जी, जूट मौसम पे ना आएगा, तुम्हारे गन्ना मौसम पे ना आएगा, यहाँ पे गन्ना की बात हो रही है, तो गन्ना मौसम पे ना आएगा, तो ये मौसम होने की वजह से मौसमी उद्योग है। कौन? तो चीनी उद्योग। ऐसे जैसे मान लीजिए अभी तुरंत गन्ना हो रहा होगा, गन्ना का टाइम होता है, ठीक है ना, मतलब जो गन्ना हुआ तो बहुत ज्यादा मात्रा में गन्ना बिकेगा, चीनी सस्ता हो जाता है, कभी कभी चीनी महंगा भी होता है, कभी कभी गुड़ सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। क्या वजह है? इसकी वजह है चीनी की मात्रा बढ़ गई, तो ऐसे ही पड़ा लेगा, खरीद ही नहीं रहा, तो सस्ता कर दो, खरीद लेगा। अरे यार समझ क्या, जब है नहीं तो महंगा कर दो, फिर भी खरीदेगा। ये लोग कम से कम खरीदो उसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग।
आधुनिक आधार पर देखिएगा, आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभिक हुआ था, जब बिहार के सारण जिले के मदोड़ा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। हम जानते हैं कि चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है और गन्ना कटने के बाद वजन में कटने वाला तथा शीघ्र खराब होने वाला होता है। और गन्ने की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर चीनी मिलें गन्ना के उत्पादन क्षेत्र में स्थापित की जाती है। चीनी मिल कहाँ स्थापित किया, जहाँ पर गन्ना की खेती बहुत ज्यादा होता हो। ठीक है, और क्या हो रहा है, और यहाँ पे तो हो गया वर्ष 2008 में। देखिए वर्ष 2008 में देश में चालू मिलों की संख्या लगभग कितनी थी, 115 थी। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 134 से अधिक मिले थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई थी। पिछले कुछ वर्षों से इस उद्योग की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में और बढ़ गई। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, बढ़ी है। और इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ना है, यानी गन्ने में अधिक शर्करा यानी सक्रोज की मात्रा है। सक्रोज में ग्लूकोज बोलते हैं, सक्रोज चीनी का मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है, सक्रोज बोलते हैं। सक्रोज की मात्रा यहाँ भी ठंडी जलवायु की लाभदायक है। और इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समिति भी सफल रही है, यानी प्राइवेट वाला जो होता है ना, वो भी सो हेल्प कर रहा है करने के लिए। अब देखते हैं, चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व परंपरागत तकनीक का प्रयोग, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा बोई का अधिकतर इस्तेमाल न होना, बोड़े में लिखा जी, बोई का अधिकतर इस्तेमाल न होना, हड़ताल समय पर किसानों को गन्ने का मूल्य न मिलना, गन्ने का मूल्य नहीं मिल पाता है, और विद्युत की कमी तेजी से अन्य गंभीर समस्या भी है। तो उसने क्या बोला, ये तुम्हारा सही से उत्पादन नहीं हो रहा, तो मजदूर लोग काम नहीं करेंगे। अगर मजदूर लोग काम कब करेंगे, उसको सही से पैसा मिलेगा, तो पैसा भी सही तो नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे क्या बोलते नहीं आ पा रहा, यातायात में प्रॉब्लम हो रहा है, यदि गाड़ियाँ में जो प्रॉब्लम होता है आने जाने में, उसमें भी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे क्या बोले, यानी इतना खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अपना बाहर से कुछ पॉइंट दिखा रखे यहाँ पे, कुछ नाम लिख नहीं रहा यहाँ पे, आप किताब में देखिएगा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है इस मैप में, जहाँ जहाँ आपको एरो दिख रहा है ना, सब जगह तुम्हें चीनी उद्योग बताया गया है। ठीक है, अरे एरो बने दिख रहा है ना, ये सब तुम्हें चीनी उद्योग है। ठीक है, तो इसे पढ़िए घर पे आराम से किताब में। और यहाँ तक आज वीडियो रहेगा, कैसा लगा यहाँ तक वीडियो बताइएगा। यहाँ तक आपको क्लास कैसा लगा, जैसा भी क्लास लगा होगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब इसी का टॉपिक रहेगा अगला क्लास। ठीक है, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, अच्छा रहेगा, दोबारा समझ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।